हेलो दोस्तों, अक्टूबर 2022 रिलायंस ने पहली बार अनाउंस किया कि रिलायंस जियो फाइनेंस सर्विस मतलब जेएफएस को डीमर्ज करेगा रिलायंस से। ऐसा डिसीजन क्यों लिया गया, इसे हम आगे देखेंगे। इसके बाद एक और बड़ी खबर आई कि ब्लैक रॉक, जो दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसने इंडिया में रिलायंस के साथ एक पार्टनरशिप की है। ये पार्टनरशिप 2400 करोड़ की थी, जिसमें से 1200 करोड़ दोनों लगाएंगे। इंडिया में जहाँ 40+ एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उनके लिए ये एक बहुत बड़े खतरे वाली बात थी। जैसे रिलायंस जियो के आने के बाद आज टेलीकॉम इंडस्ट्री में ले देकर 2-3 कंपनियां ही बची हैं, वैसे ही क्या जीएफएस एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री को भी बर्बाद कर देगा। अभी ये सब चल ही रहा था कि 2 मई 2023 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डीमर्ज को मंजूरी भी दे दी। 20 जुलाई 2023 को रिकॉर्ड डेट रखा गया। मतलब अगर 20 जुलाई को आपके डीमेट अकाउंट में रिलायंस के शेयर हैं, तो उतने ही शेयर आपको डीमर्जर के टाइम पर जियो फाइनेंस सर्विस के मिल जाएंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि रिलायंस के शेयर ने पिछले 2-3 साल में कुछ खास किया नहीं है और रिकॉर्ड डेट के बाद रिलायंस में 11% की गिरावट भी देखी गई है। 261 रुपये 85 पैसे जेएफएस का शेयर प्राइस डिसाइड हुआ। इसी के साथ जेएफएस 1,66,000 करोड़ की वैल्यूएशन के साथ बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के बाद तीसरी बड़ी एनबीएफसी कंपनी बन गई। 21 अगस्त को जेएफएस का रिलायंस से डीमर्जर हुआ और इसी के साथ जियो फाइनेंस सर्विस लोअर पे लोअर सर्किट हिट कर रहा है। 21, 22 और 23 अगस्त को लगातार जेएफएस ओपन होते ही लोअर सर्किट पर चला गया। बाद में हालात थोड़े बेहतर हुए। अभी ये 215 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। गिरावट का एक बड़ा रीजन ये भी है कि डीमर्जर होते ही निफ्टी 50 इंडेक्स में 51 स्टॉक हो गए और जितने भी इंडेक्स म्यूचुअल फंड थे, उन्हें मजबूरन जेएफएस का शेयर बेचना पड़ेगा। इसी कारण ये लोअर पे लोअर सर्किट हिट कर रहा है। इंडेक्स फंड के पास अभी जेएफएस को बेचने की रिवाइज डेट 31 अगस्त है, लेकिन जब तक कोई बड़ा एफआईआई और डीआई बाइंग ना करे, तब तक जेएफएस नीचे ही जाएगा। डीमर्जर के कारणों की बात करें तो रिलायंस एक बहुत बड़ा ग्रुप है। इसका शेयर और डाइवर्सिफाइड हो गया है। रिलायंस ऑयल एंड गैस, केमिकल, रिटेल, टेलीकॉम और फाइनेंस सर्विस में काम कर रही है। इस कारण अलग अलग बिजनेस को सही वैल्यूएशन नहीं मिल रही। साथ ही वो इन्वेस्टर जो केवल फाइनेंस सर्विस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसे रिलायंस के इतने बड़े डाइवर्सिफाइड बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ता है। इन्हीं सब से बचने के लिए रिलायंस ने जियो फाइनेंस सर्विस को डीमर्ज करने का फैसला किया। तो अभी हमने डीमर्जर और लिस्टिंग की बात कर ली। अब हम जियो फाइनेंस सर्विस के बिजनेस मॉडल, बिजनेस प्लान और साथ ही पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट पर चर्चा करेंगे। अगर आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ग्रो ऐप का लिंक है। यहाँ पर अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन होगा और साथ ही इसका कोई क्वार्टरली और एनुअली चार्ज भी नहीं है। सबसे पहले हम जियो फाइनेंस सर्विस के अंडर में कौन कौन सी कंपनीज है उसे समझते हैं। जियो फाइनेंस सर्विस के अंडर में 6 कंपनियां काम कर रही हैं। रिलायंस पेमेंट सॉल्यूशन, रिलायंस पेमेंट बैंक, रिलायंस होल्डिंग एंड इन्वेस्ट, रिलायंस रिटेल फाइनेंस, रिलायंस रिटेल इंश्योरेंस ब्रोकिंग और जियो इन्फॉर्मेशन एंड एग्रीगेटर सर्विस। जेएफएस ने आने वाले 3 सालों में सभी सर्विसेज को स्टार्ट करने का फैसला लिया है। सबसे पहले, जैसे आपको पता है कि ब्लैक रॉक और जेएफएस की पार्टनरशिप हुई है। एसेट मैनेजमेंट के फील्ड में पहले ही बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसी, एसबीआई और जेएफएस ने तो सिर्फ अभी प्लान ही किया है। लाइसेंस आने में भी 1 साल से ज़्यादा का टाइम लग जाएगा और बोलने और करने में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। बिजनेस मॉडल की बात करें तो जेएफएस रिटेल को क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड करेगी, ताकि रिटेल मोबाइल, टीवी और दूसरे आइटम ईएमआई पर ले सके और साथ ही मर्चेंट को भी शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करेंगे। फील्ड में इन्हें बजाज फाइनेंस और फिनसर्व से बड़ी टक्कर मिलेगी, क्योंकि बजाज फाइनेंस और फिनसर्व पहले से ही इस फील्ड में काम कर रहे हैं और मार्केट लीडर भी हैं। अगले बिजनेस की बात करें तो जियो पेमेंट सर्विस स्टार्ट करने वाला है। पहले ही जियो के पास 15,000+ स्टोर और इतना बड़ा यूज़र नेटवर्क है, तो ये फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे को कड़ा टक्कर देने वाले हैं। इसके अलावा ये इंश्योरेंस बिजनेस में भी घुस चुके हैं और ये एग्रीगेट सर्विस के द्वारा क्रेडिट लिमिट को इजीली अवेलेबल कराना चाहते हैं। इन सब बिजनेस में ये कितना सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, ये सब टाइम ही बताएगा। अभी इनके फाइनेंशियल पर बात करने के लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट करने की। जिसे भी ये शेयर रिलायंस में होल्डिंग करने की वजह से मिला है, वो अभी होल्ड कर सकता है। हम जब भी किसी कंपनी और स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, तो हम बिना बिजनेस, बैलेंस शीट और मैनेजमेंट को देखे इन्वेस्ट नहीं करते। तो जेएफएस के लिए इतनी बेचैनी क्यों है? अभी तो वैसे ही बड़े बड़े हाथी आपस में लड़ रहे हैं। स्टॉक को थोड़ा टाइम दे दो, 2-3 क्वार्टर रिजल्ट देख लो, फिर इन्वेस्टिंग का डिसीजन लो। ब्रांड नेम देखकर इन्वेस्ट करोगे तो मरना पक्का है। किसी को याद हो तो जब आरकॉम का आईपीओ आया था, तो चौराहे पर होर्डिंग लगे थे और टीवी पर ऐड चली थी। आज आरकॉम का शेयर कहाँ है? तो सोच समझकर इन्फॉर्म डिसीजन लो। अभी थोड़ा वेट करने में ही फायदा है। पहले भी बहुत बड़ी बड़ी डील हुई थी, बाद में कुछ नहीं होता, रिटेल इन्वेस्टर फंस जाता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।